नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। तो पूरे हफ्ते बाजार को अगर हम देखें परखें तो जबरदस्त रफ्तार, जबरदस्त तेजी ये सब नजर आई। हालांकि ब्रेक लगा हफ्ते के आखिरी दिन और इस ब्रेक ने वो जो 20,000 का लक्ष्य था, जिसे टारगेट किया जा रहा था, जिस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी और जिससे बाजार का जो फासला था वो बहुत कम था। वो कहते कहते ना कि हाथ आते आते हाथ से फिसल जाना और हाथ से छूट जाना, कुछ यही हाल जो रहा उस 20,000 के आंकड़े को निफ्टी के छूने तक रहा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दबाव नजर आया, जिसने ये दूरी बढ़ाई है, क्या इस दूरी को वापस पाने की कोशिश होगी जब सोमवार को बाजार खुलेंगे? तो क्या एक बार फिर कोशिश वही, एक बार जोर वही लगेगा जहां पर 20,000 का वो जो अहम लक्ष्य, अहम पड़ाव है, वहां तक पहुंचने की कोशिश होगी? क्या मार्केट एक बार फिर उछाल मारेगा? बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच हम देखें तो जो एक एक स्पीड ब्रेकर आया या जो एक सेटबैक लगा, वो लगा कहां से? वो लगा आईटी काउंटर से। और आईटी काउंटर्स की वजह से, खासतौर पे इन्फोसिस की वजह से जो ये दूरियां बनी, उसने कहीं ना कहीं उस मोमेंटम में को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल अपना निभाया। लेकिन इसको बढ़ाने वाली जो किरदार है, उनकी संख्या ज़्यादा है। उन उन रूल्स की भी हम बात आज करेंगे और इसके साथ ही मार्केट को आने वाले वक्त में किस तरह से ट्रिगर किया जा सकता है, क्या वो फैक्टर्स होंगे जिन पर निगाह रखनी होगी, ये भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे, इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि अगला वीक तो रिजल्ट हैवी वीक है, छुट्टी के दिन भी रिजल्ट्स आ रहे हैं और अगले हफ्ते तो बड़ी बड़ी निफ्टी की कंपनियों के रिजल्ट हैं। तो क्या ये रिजल्ट हैवी वीक जो है वो मार्केट को एक नए मोमेंटम की ओर ले जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं और इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक है आदित्य अरोड़ा साहब। बहुत बहुत स्वागत आदित्य अरोड़ा साहब, आप हैं एडलिटिक से। और इसके साथ ही हमारे साथ राघवेंद्र केडिया हैं, प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर से। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सवाल यही है कि आज जो हमने एक सेटबैक देखा, जिस तरह की तकलीफ हमने देखी बाजार में, उस तकलीफ से अब क्या जब सोमवार को बाजार ओपन होंगे तो एक बार फिर एक जोर लगेगा उस 20,000 के पिन कोड का, जो बार बार ईटी नाउ स्वदेश जिक्र कर रहा है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का? क्या कहता है आपका अनुमान? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि हाथ में आते आते निकल गया 20,000 का इम्पोर्टेंट मार्क। तो अक्सर ऐसा रहता है, मार्केट एक राउंड नंबर पे, राउंड फिगर पे ऐसे ही रिएक्ट करता है क्योंकि ऑप्शन राइटर्स बहुत एक्टिव होते हैं। आप अगर देखें तो 20,000 पे काफी कॉल राइटिंग है, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए वो एक रेजिस्टेंस बन गया है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ट्रेंड लॉन्ग टर्म आपका बुलिश ही इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और ये भी जो गिरावट है वो एक खरीदने का मौका है। एज इन एक बुल मार्केट में आपका सेक्टर रोटेशन होता रहता है। कभी थोड़ा सा सहारा दिया था आईटी ने तेजी बनाने का, फिर बैंकिंग ने सहारा दिया एचडीएफसी बैंक की साइड से, तो ये कभी रिलायंस ने दिया, तो ये सेक्टर रोटेशन चलता रहेगा। और अभी करेक्शन हो रहा है तो आपको एक नई लीड मिल रही है मेटल स्टॉक्स में और नई लीड मिल रही है कंज्यूमर स्टॉक्स में। तो ये जो गिरावट है, थोड़ी गिरावट इंडेक्स लेवल पे रहेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। बिल्कुल खरीदे, लंबी तेजी की तैयारी करें क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी है वो बरकरार रहेगी और ये जो मौका है, ये जो बीच वाला मौका आया है, ये एक तरह से कह सकते हैं खरीदारी का भी मौका ले आया है। और किन किन सेक्टर, किन किन सेगमेंट्स पर नजर रखनी है, वो आदित्य अरोड़ा साहब ने आपके सामने रखा। चलिए राघवेंद्र जी का रुख करते हैं। राघवेंद्र जी, एक चीज है कि अगले हफ्ते को अगर हम देखें तो रिजल्ट हैवी वीक है, मैं उस सवाल पे भी आऊंगा। लेकिन जो स्ट्रेंथ और गेन है, ये तो बाजार में दिख रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा
जो जो एक सेटबैक लगा, जो एक रफ्तार को एक तरह से कह सकते हैं स्पीड ब्रेकर जो आया, वो आईटी से आया और बहुत बड़ा जो हिस्सा रहा वो इन्फोसिस से रहा। और इन सब के बीच में हम गेन जो देख रहे हैं वो बाकी पूरे मार्केट में बराबर देख रहे हैं। सवाल वही है कि क्या एक बार फिर जब सोमवार को बाजार रफ्तार पकड़ता है, बाजार अपनी रवानी में आता है, तो हम देख सकते हैं कि वो एक जोर नजर आए, वो एक उछाल हमें फिर नजर आए 20,000 के लक्ष्य को छूने की। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी एंड गुड आफ्टरनून ईटी नाउ स्वदेश का टीम। डेफिनेटली हमें लगता है नेक्स्ट वीक मार्केट वापस एक बार अपना जो आपने वर्ड यूज किया अपनी रवानी में आए, तो हमें लगता है वो अपना वापस से तेजी का रवैया अपनाएगा। और एक ये जो मूव था इस हफ्ते और पिछले हफ्ते, वो अप मूव जो था वो टू अप टू फास्ट था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन थोड़ा सा ड्यू था, वो आज हुआ। फ्राइडे होने से वो कंपाउंडिंग हो गया और आईटी सेक्टर ने और उस पे एडिशन कर दिया इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल, इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ द फॉल। बट जब ये रैली हुआ था तब एक सेक्युलर रैली हुई थी, ब्रॉड बेस्ड रैली हुई थी। ऑटोमोबाइल्स चले थे, बैंकिंग चले थे, एफएमसीजी चला था, आईटी चला था, सारे सेक्टर्स एक साथ चले थे। और आज के फॉल में सिर्फ मेजरली आईटी सेक्टर गिरा है। तो हमें लगता है बाकी सेक्टर्स में अभी भी तेजी है। आईटी ऑल्सो गिव्स अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन डिप्स। हमें लगता है इंडियन रुपी वर्सेस यूएस डॉलर में 82 का अभी यूएसडी ट्रेड कर रहा है, वो 85 तक जाएगा। दिस कैन गिव वेरी गुड स्ट्रेंथ टू आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएच, एचसीएल टेक, large market cap companies on the IT space. So broad-based market continues to be in the bullish trend. एक पॉजिटिव अंडरकरंट है मार्केट में और एवरी फॉल शुड बी टेकन एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। एक सेक्युलर बुल ट्रेंड नॉर्थवर्ड जर्नी इंटैक्ट है और आज का फॉल इज आई वुड से इज अ हेल्दी फॉल, वरना मार्केट टू अप टू फास्ट जाता तो फॉल भी बड़ा होता। बट दिस इज जस्ट लाइक एज यू सेड अ स्पीड ब्रेकर, बट द अप मूव कंटिन्यूज। ठीक है, तो ये जो आपको गिरावट नजर आई है हफ्ते के आखिरी दिन, ये गिरावट जो है वो एक बहुत बड़ा कोई ऐसा रोल नहीं निभा रही है जिसकी वजह से कंसर्न बढ़े। आदित्य, मेरे ख्याल से बाजार यहाँ से जो पूरा रिजल्ट हैवी वीक है उसको भी टारगेट करेगा और इन सब के बीच रिलायंस की चर्चा बड़ी अहम हो जाती है। प्रेशर था लेकिन अब नज़रें उस रिजल्ट पे, हालांकि बहुत जो है रिजल्ट्स को लेके बहुत ऐसा कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं सामने आने वाली है। म्यूटेड रहने वाले हैं रिजल्ट, इस तरह का अनुमान जताया जा रहा है। फिर भी यहाँ से रिलायंस के नतीजे और फिर आने वाले हफ्ते में उसके प्रभाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, रिलायंस के नतीजे में जैसे आपने बोला कि बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव फैक्टर नहीं आएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एक्सट्रीमली जिससे ज्यादा करेक्शन देखने को मिले। अगर आप रिलायंस की बात करें तो स्टॉक अभी एक अपट्रेंड ट्रेजेक्ट्री में ही है। हालांकि अभी डीमर्जर के हिसाब से स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, बट स्टॉक का ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड ही है। आगे जाते हुए एक हफ्ता या एक महीने में स्टॉक में पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे। एक और सवाल के साथ मैं दोनों ही एक्सपर्ट्स के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते बाजार के लिए आखिर ट्रिगर्स क्या होंगे जहां आपको नजर रखनी है? वामाक्षी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, जरा बताएं आखिर कहां पर फोकस करना होगा? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज़ के साथ। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर सबसे इंपॉर्टेंट क्यू रहेगा यूएस का एफओएमसी रेट डिसीजन, जो अगले हफ्ते जुलाई 26 को आएगा। पूरी ही दुनिया की और इवन डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम देखें, नज़र यहाँ पे रहेगी क्योंकि ये सारी ही मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा ईसीबी का रेट डिसीजन भी एक्सपेक्टेड है और यूएस के जीडीपी नंबर्स भी जुलाई 27 को एक्सपेक्टेड है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ है जो हमें ज़रूर ट्रैक करने होंगे। कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम बात करें तो हमारी नज़र होगी सीएट पर और श्री सीमेंट पर। दोनों ही कंपनीज़ की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर।
आईपीओ मार्केट की अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्शन हमें नज़र आया था, काफ़ी सारे लिस्टिंग्स हमने देखे थे, काफ़ी सारे आईपीओज खुले थे सब्सक्रिप्शन के लिए। और अगर हम देखें तो एक आईपीओ है यथार्थ हॉस्पिटल्स का, ये फोकस में रहेगा क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है जुलाई 26 से लेकर जुलाई 28 तक। इसी के साथ अगले हफ्ते हम देखेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की लिस्टिंग भी होने जा रही है जुलाई 27 को, तो इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। अर्निंग सीजन चालू है और अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे निफ्टी कंपनीज एक्सपेक्टेड है कि ओवर द वीकेंड और अगले हफ्ते में ये अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगे। और इसी में अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स कल एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगले हफ्ते हमारी नज़र होगी टाटा स्टील, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स, एल&टी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, एक्सिस बैंक और नेस्ले जैसे कंपनीज का, क्योंकि ये सारे दिग्गज नाम अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्यूज जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर रखनी है नज़र। शुक्रिया करेंगे वमाक्षी आपका इस अहम जानकारी के लिए। और जैसा मैंने इस जानकारी से पहले कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स के पास आऊँगा। राघवेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जब मार्केट इस तरह के ट्रेंड दिखाते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे दर्शक भी उनकी संख्या है, उनकी ज़्यादा संख्या है, वो ऐसे होंगे जो पहली बार इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ऐसे में फिर किन बेसिक चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? वो जो कहते हैं ना बैक टू बेसिक, जब कुछ ना समझ में आए, तो आपका गुरुज्ञान क्या होगा? वेल प्रशांत जी, ऐसे में जब एक दिन में मार्केट निफ्टी 200 पॉइंट और सेंसेक्स 600 पॉइंट्स गिरता है तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा पैनिक आता है, स्पेशली ऑन द रिटेल स्पेस। बट कोई भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को थोड़ा सा इट्स नॉट अ ग्रेट डे ऑन डेज लाइक टुडे, बट मार्केट को ऑन डे बेसिस पे ना देखते हुए, वीक ऑन वीक बेसिस पे ना देखते हुए, एक लॉन्गर टर्म होराइजन में देखे तो वेल्थ क्रिएशन होगा। एक इंडिया का जो स्टोरी है काफी इंटैक्ट है, एंड अ डे कंपनी का खराब नंबर आता है या एफओएमसी मीट में कुछ यूएस का कुछ इम्पैक्ट आता है तो इससे कुछ, जैसा आपने कहा, एक स्पीड ब्रेकर आ सकता है, मार्केट स्पेसिफिक, प्राइस स्पेसिफिक। बट जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है दैट इज इंटैक्ट। इंडिया के नंबर्स काफी अच्छे हैं, जीडीपी साइड से, आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन साइड से, मॉनसून प्रोग्रेस इज गुड, Q1 अर्निंग्स जो अभी तक आई है सेटिस्फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ा बेस बना है अक्रॉस रिटेल एज अ सेगमेंट, mutual funds as a domestic institutions which are massively buying in the Indian equity. Overall एक बहुत stock friendly और economy friendly government है, which is like let's say Nirmala Sitharaman as the finance minister, Gadkari ji as the infrastructure minister, road transport minister. तो ये सब चीजें are building blocks for the economy of the country to prosper for participants like you, me and thousands across जो पैसा बना सकते हैं, निवेश करके अपना सब्र से बैठिए, पेशेंस विल पे वेरी ग्रेट रिवॉर्ड्स, एंड लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इंडिया रिमेन्स इंटैक्ट। कीप द फेथ अप एंड एट एवरी डिप अगर होता है तो खुश होइए, दिस इज अ बेटर एंट्री लेवल एंड कीप इन्वेस्टिंग ऑन रेगुलर इंटरवल्स। मार्केट में अगर आप 6 मंथ, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स के होराइजन पे स्टॉक लेते हैं तो वेरी गुड चांसेस है दैट यू विल एक्चुअली बीट द इन्फ्लेशन, यू विल बीट द एफडी रेट्स, और इक्विटी एज एन एसेट क्लास विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास इन द नेक्स्ट 5 years। ये हमारा मानना है। तो ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का जो अनुभव है वो शायद पहली बार कर रहे होंगे या उनके तजुर्बे में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ होगा। आदित्य, यही सवाल मेरा आपसे है, जब इस तरह की चीज़ें आए तो वो जो नए निवेशक हैं उनको आपकी सलाह क्या होगी, किन बेसिक बातों पर फोकस करना चाहिए? और इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि एक अच्छा खासा गेन जब आप देख लेते हैं और इस तरह का जब आपको सेटबैक लगता है तो लोग इस पशोपेश में हो जाते हैं कि साहब गेन तो है लेकिन कल वाले गेन से तो कम हो गए हम, तो फिर अब क्या करें? देखिए ये सिलसिला तो शेयर बाजार में चलता रहेगा। कभी कभी आपको रिग्रेट रहेगी मैंने इस भाव पे नहीं बेचा या मैंने उस भाव पे नहीं बेचा, तो ये सिलसिला बाजार में चलता रहता है। पर अगर आप विजन बना के चले, एक नजरिया बना के चले, फॉर एग्जाम्पल कोई थीम आपने सिलेक्ट किया, जैसे रेलवे इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो हो सकता है बीच में कितनी बार 1-2 हफ्ता गिरे हो स्टॉक्स, और स्टॉक ऑलमोस्ट 100, 200, 300, 400% बढ़ चुके हैं।
तो आप जब ऐसे लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो स्टॉक में आपको घबराना नहीं है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चलना है। तो आपकी थियरी आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं लूंगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो मेरी स्टोरी इंटैक्ट है और लंबी यहाँ से चल सकती है। और कई बार वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, जैसे 2003 से 2008 में ऐसे कितने सारे स्टॉक्स थे जो 100x 200x बढ़े थे। तो इस बुल मार्केट में भी कितने सारे स्टॉक है जो इतना अच्छा चल रहे हैं। जिंदल 100 देखिए आप, जो 4x बढ़ गया है। आरवीएनएल देखिए जो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स बढ़ गया है। फिर फैक्ट देखिए इतना बढ़ चुका है। तो बुल मार्केट इंटैक्ट है, आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए तो अपना नुकसान आप एक लिमिट तक उसको कंट्रोल कर सके। आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करिए, गेन्स तो खुद बनेंगे, बुल मार्केट है, और आपकी बहुत अच्छी वेल्थ भी बनेगी। तो बेसिक सा एक सिस्टम बना के चलिए एंट्री एग्जिट का, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ये बहुत ज़रूरी था आपके सामने एक तरह से एक पर्सपेक्टिव रखने का, एक नज़रिया रखने का, जिसके ज़रिए आप बाज़ार की इस चाल को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सके। चलिए, एक और अहम खबर, अल्ट्राटेक के नतीजे आए हैं और ये नतीजे कैसे रहे। मानसी दवे हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं बताने के लिए। मानसी, ज़रा बताएं अल्ट्राटेक के नतीजे आखिर क्या कह रहे हैं। सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक सीमेंट के Q1 FY24 के नतीजे अच्छे रहे, क्योंकि रेवेन्यूज में बढ़त देखने को मिली और साथ ही प्रॉफिट के फ्रंट पर भी बढ़त दिखी। और कैच इस बार था वॉल्यूम ग्रोथ पर। हमने वॉल्यूम ग्रोथ में डबल डिजिट फिगर देखा है, जिसके चलते सीमेंट की सेल्स को काफ़ी हद तक बूस्ट देखने को मिला। अगर सीमेंट वॉल्यूम की बात करें, करीब 20% का इजाफा सीमेंट की डोमेस्टिक वॉल्यूम में देखने को मिला है, और साथ ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 89% पर रही। ब्लेंडेड सीमेंट जो है वो 70% और क्लिंकर कन्वर्जन रेशियो जो है वो इम्प्रूव हुआ है, 1.4 पर पहुंचा है, जो कि अब तक का हाईएस्ट कन्वर्जन रेशियो है। तो वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिली। ट्रेड सेल्स 68% पर है और रूरल सेल्स जो है वो 65% है ट्रेड का, जो कि एक ग्रोथ है 24% का। तो हर तरफ से सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली और ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम के चलते आई है, क्योंकि वॉल्यूम में जो डबल डिजिट के लेवल्स देखने को मिले उसने काफ़ी हद तक सेल्स को एक बूस्ट दिया है। रेवेन्यू के फ्रंट पर हमने देखा ऑलमोस्ट 17% की अपमूव देखने को मिले, मुनाफा करीब 7% बढ़ा। हालांकि मार्जिन्स में डिप जरूर देखने को मिला, 20% से मार्जिन्स जो है वो 17% पर रहे। ये अनुमानित था और मार्जिन्स में हमने उसी के चलते डिप देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीमेंट की प्राइसेस जो हैं Q-on-Q बेसिस पर घट रही हैं, बावजूद इसके डिमांड में बढ़त है, और इसी का असर है कि पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर अल्ट्राटेक सीमेंट में, जहां पर बिक्री में बढ़त दिखी और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर और वॉल्यूम ग्रोथ में इजाफा देखने को मिला। बिल्कुल, तो ये है अल्ट्राटेक के नतीजे। और अल्ट्राटेक को नज़रिए में रखते हुए ज़रा सीमेंट सेक्टर पर एक नज़रिया हम लेते हैं, एक आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं। राघवेंद्र सर, ज़रा बताएं यहाँ से अल्ट्राटेक और फिर पूरे सीमेंट सेक्टर को अगर एक ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो क्या व्यू बन रहा है? ब्रॉडली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द सीमेंट सेक्टर जो था वो एक थोड़ा कंसर्न रहा है, बट अल्ट्राटेक के नंबर्स में एक बहुत पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग फॉर द एंटायर सेक्टर ये रही है कि इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 90%, 89% पे एग्जैक्टली आया है, विच इज ग्रेट। तो इससे ये लगता है कि अक्रॉस इंडिया एक डिमांड अपटिक आई है, और सिर्फ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ही नहीं, अल्ट्राटेक के अगर वॉल्यूम नंबर्स भी देखें तो भी काफी Q-on-Q, Y-on-Y दे हैव गॉन अप। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि डिमांड इज जेन्युइन, डिमांड ब्रॉड बेस्ड है। और इसके नंबर्स आप फिर फर्दर डिवाइड करें तो रूरल साइड से और अर्बन साइड से दोनों में डिमांड अपटिक है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर द वॉल्यूम्स टू रिमेन अप और स्टेडी एट दीज लेवल्स। मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर रहा है, बट वो एक्सपेक्टेड था, इसलिए क्योंकि Q-on-Q बेसिस पर थोड़ा से प्राइसेस कम आए थे। बट डिमांड जब तक इंटैक्ट है, कंपनी का यूटिलाइजेशन लेवल्स काफी इंप्रेसिव है, तब तक ब्रॉड सीमेंट सेक्टर में एक बुलिश अंडरकरंट मेंटेन रहेगा। हाँ, यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज जो थोड़ा अंडर परफॉर्म करी है, देयर इज मोर हेडरूम फॉर दोज कंपनीज टू आउट परफॉर्म और गो फॉर अ कैचअप प्ले। बट यस, ओवरऑल द पॉजिटिविटी एंड द अपटिक इन द सीमेंट सेक्टर रिमेन्स इंटैक्ट। ये नंबर्स काफी पॉजिटिव और एनकरेजिंग है फॉर द एंटायर अर्निंग सीजन स्पेसिफिक टू द सीमेंट इंडस्ट्री गोइंग अहेड।
ये एक नज़रिया बहुत आवश्यक बाजार के लिहाज से। और चलिए अब शो के उस हिस्से में आ गए हैं जो आपका फेवरेट सेगमेंट कहलाता है। शुरू करते हैं वीआईपी शेयर। और दोनों एक्सपर्ट से हम बारी बारी से चॉइसेस लें उससे पहले मेरी एक गुजारिश है, समय की पाबंदी है तो मैं दोनों ही अपने एक्सपर्ट से कहूँगा कि अपनी जो भी राय है वो ज़रा जल्दी बताएं ताकि हम वक्त पर शो को ख़त्म कर सकें। सबसे पहले आदित्य आपके पास आएंगे, बताएं आपकी नज़र कहाँ है? देखिए, मेरी नजर आईटी सेक्टर पे है और आईटी सेक्टर का आउटलुक इम्प्रूव हो चुका है क्योंकि फेड अभी लेस हॉकिश हो गया है। तो मैंने 2 आईटी स्टॉक सिलेक्ट करे हैं। उसमें पहला एक आईटी स्टॉक सिलेक्ट किया है एम्फेसिस, जिसे बाय किया जा सकता है 2340 में। 2130 का रहेगा स्टॉप लॉस और 2620 से 2720 का रहेगा टारगेट। दूसरा स्टॉक है अतुल ऑटो, जिसने बहुत टाइम बाद एक अच्छा करंट देखने को मिला है, अच्छा अक्यूमुलेशन देखने को मिला है, तो इसे बाय किया जा सकता है 6990 पे। 6500 का रहेगा स्टॉप लॉस और 7500 से 8000 का रहेगा टारगेट। राघवेंद्र जी आपकी नज़र कहाँ है? फॉर 1 ईयर टाइम होराइजन, 1 साल की अवधि के लिए कोल इंडिया 230 के प्राइस पे लिया जा सकता है। 30% अपसाइड जो कि 300 का टारगेट देते हैं। कोल इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है, 63% गवर्नमेंट होल्डिंग है, विच इज वेरी कंफर्टिंग। 10% का डिविडेंड यील्ड है, कंपनी का बहुत जनरस डिविडेंड पे आउट है, विच इज एक्स्ट्रा बोनस। 230 पर कोल इंडिया फॉर अ टारगेट ऑफ 300 फॉर 1 ईयर टाइम होराइजन। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ रखनी है आपको नज़र। अपने दोनों खास एक्सपर्ट का बहुत बहुत हम शुक्रिया करेंगे। आदित्य और राघवेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विश्लेषण के लिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।